Hello students, welcome you all on your channel वृंदावन Academy। अभी तक पिछले वीडियोस में हमने जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उन सब में अभी तक हमने सिर्फ डिस्क्रीट चार्जेस को देखा है। डिस्क्रीट चार्जेस मतलब अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट हैं। जैसे हमने सिंगल चार्ज के लिए भी देखा तो वो सिंगल चार्ज था। अगर हमने डायपोल में भी देखा तो दो चार्जेस क्या थे, अलग अलग सिचुएटेड थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन यहां देखेंगे। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज अब कॉन्टिन्यूअस मैनर में किसी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, किस मेथड का यूज करेंगे, वो यहां पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे पढ़ेंगे कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो कितने तरीके का होता है, किस तरीके का होता है, हाउ वी कैटेगराइज इट। तो अगर बात की जाए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का हो सकता है। वो यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब है किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां पे जो चार्ज होगा वो थ्रू आउट द बॉडी सेम होगा। मतलब अगर लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चाहे हम छोटा सा लेंथ लें चाहे हम बड़ा सा लेंथ लें, वहां पे जो डेंसिटी होगी चार्ज की वो थ्रू आउट द बॉडी इवन होगी। तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सर्टेन लेंथ या सर्टेन एरिया या सर्टेन वॉल्यूम के लिए, छोटे से वॉल्यूम के लिए कुछ डेंसिटी अलग आ रही है और कहीं और पे जाके हम देख रहे हैं तो वहां पे डेंसिटी कुछ और आ रही है। मतलब जो डेंसिटी है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वो इवन नहीं है, वो सेम नहीं है, तो हम उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे कोर्स में जो हमें सिर्फ पढ़ना है, हमें यहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही सब कुछ डील करना है, उसको ही लेकर सब चीजें सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ही बातें करेंगे। तो अगर देखा जाए तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके का होता है। अगर चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दैट मीन्स वन डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। चार्ज अगर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दैट इज टू डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूटेड हो, क्योंकि एरिया दो डायमेंशन से मिलकर बनता है। इसलिए अगर चार्ज एरिया वाइज या टू डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज वॉल्यूम पे थ्री डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दैट मीन्स वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें और वो यूनिफॉर्म है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो डेंसिटी होगी उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट किया जाएगा लैम्डा से। और अगर हम सपोज कर लीजिए एल लेंथ का वायर हमने लिया है और इस पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विल बी क्यू अपॉन एल, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। चाहे ऐसे निकाली जाए या हम अगर छोटा सा एलिमेंट कहीं भी उठा लेंगे यहाँ पे, अगर उसका छोटे से एलिमेंट का चार्ज dq है और उसका लेंथ dl है, तो यहाँ पे जो लैम्डा निकल के आएगा यहाँ से dq अपॉन dl से भी सेम निकल के आएगा एज q अपॉन l। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चाहे हम बड़ा सा सेक्शन लें चाहे छोटा सा सेक्शन लें, वहां पे जो डेंसिटी निकल के आएगी दोनों केस में सेम होगी। और अगर यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट देखें तो सिंस चार्ज की यूनिट होती है कूलम, लेंथ मीटर में है तो हो जाएगा कूलम पर मीटर। ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, उसकी यूनिट हो जाएगी सी अपॉन मीटर स्क्वायर, दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वहां पे हो जाएगा dq, दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसी को क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीन तरीके का जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे है, लेंथ पे है या वॉल्यूम पे है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक केस होता है रिंग। अगर किसी रिंग पे, रिंग क्या है, एक लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। अगर एक रिंग हम ले लें और उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से अगर हम उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सेस, अगर कोई रिंग है उसके सेंटर से पास होने वाली जो एक्सेस है उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये केस हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज कर लीजिए एक रिंग है जो एक्स वाई प्लेन में रखी है। ये जो पेपर है एक्स एक्सेस
वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में ये पेपर है और उसी में सपोज कर लीजिए रिंग रखी है और इसके सेंटर से पास होने वाली जो एक्सेस है दैट इज जेड एक्सेस है, ठीक है। और इसी जेड एक्सेस पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? तो यहां पे ये ओवरव्यू है, मतलब ऊपर से हम इसको देख रहे हैं और ये इसका लेटरल व्यू है रिंग का। अगर हम लेटरली इसको ऐसे रख दें, प्लेन ऑफ पेपर ऐसे रख लें, जैसे प्लेन ऑफ पेपर ऐसे रख लिया जाए और यहां पे रिंग को एनालाइज किया जाए, ठीक है, तो यहां पे ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो यहां पे हम निकालना चाहते हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो सपोज कर लीजिए प्लेन ऑफ पेपर में ऐसे रख दिया गया है और ये जेड एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। अब मैंने इसको रिंग को खड़ा कर दिया ऐसे। तो ये जेड एक्सेस में सपोज कर लीजिए सेंटर से जेड डिस्टेंस पे पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं। तो इस केस में अगर देखा जाए तो यहां पे अगर यहां देखो तो यहां सिमेट्रिकल होगा। यहां पे जो रिंग है इट इज सिमेट्रिकल कि यहां पे अगर एक छोटा सा एलिमेंट में डीएल लूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जस्ट अपोजिट एक छोटा सा एलिमेंट हम डीएल ले सकते हैं जो इक्वल एंगल सब्टेंड करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक इसके जस्ट अपोजिट सिमेट्रिकल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो सिंस रिंग सिमेट्रिक है तो हम अगर दो एलिमेंट यहां पे कंसीडर करें, सपोज कर लीजिए यहां पे एक एलिमेंट ले रहे हैं, यहां पे चार्ज एलिमेंट, एंड जिसके जस्ट अपोजिट सिमेट्रिक एक चार्ज एलिमेंट, सेम चार्ज एलिमेंट हम ले रहे हैं डीएल लेंथ का, ये भी डीएल लेंथ का, इस पे चार्ज डीक्यू है तो इस पे भी चार्ज क्या होगा? डीक्यू होगा, क्योंकि यहां जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। चाहे मैं डीएल एलिमेंट कहीं भी लूं वहां पे चार्ज जो होगा वो इक्वल होगा। सपोज कर लीजिए जो रेडियस है रिंग का वो ए हमने कंसीडर किया है, ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉल जेड, ठीक है। अब अगर मैं इन एरिया एलिमेंट्स को अगर मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो ईच एंड एवरी एरिया एलिमेंट, जितने भी एरिया एलिमेंट इस रिंग पे होंगे, अगर मैंने यहां पे रिंग रख दी तो यहां पे जितने भी एरिया एलिमेंट होंगे सबकी डिस्टेंस क्या होगी? वो सेम होगी। सबकी डिस्टेंस आर जो है ये कांस्टेंट है। तो यहां ये समझने वाली बात है कि यहां जो एरिया एलिमेंट की डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे थ्रू आउट रिंग पे कहीं भी एरिया एलिमेंट कंसीडर करो। तो आर क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो अगर इस dq पॉजिटिव चार्ज है तो इस dq चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में अवे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, और ये भी पॉजिटिव है तो यहां से भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो अगर इसके देखे जाएं, अगर ये एंगल थीटा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि अपोजिट है। तो अगर ये डीई वेक्टर के कंपोनेंट निकाले जाएं तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक डीई कॉस थीटा, एक डीई कॉस साइन थीटा। इसका भी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई, उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, डीई कॉस थीटा एंड डीई साइन थीटा। सिंस जो मैग्नीट्यूड ऑफ डीई है इस एलिमेंट, ये जो चार्ज एलिमेंट है, ये चार्ज एलिमेंट है, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम होंगे। तो इसके कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं वो एक दूसरे को अपोजिट होने के कारण कैंसिल कर देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे सिर्फ उसी की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो मे बी ये फिगर आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको ये फिगर समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डी कॉस थीटा। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट होंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अगर यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए तो ये छोटे से एलिमेंट की वजह से, डीएल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डीई कॉस थीटा। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, पूरे रिंग की वजह से जो चार्ज है उसकी वजह से अगर निकालना हो, तो अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि छोटे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और जब भी कॉन्टिन्यूअस मैनर में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, इसलिए यहां पे इंटीग्रेट किया गया है। तो डीई सबसे पहले हमें निकालना होगा। तो डीई क्या होगा? तो डीई
is electric field due to dq charge having a distance from charge element to this is r and here r is, अगर रिलेशन निकाला जाए a z और r में तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहां पे अगर r स्क्वायर निकालना चाहे तो r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें cos थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो अगर cos थीटा यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज z अपॉन आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो cos थीटा हो जाएगा z अपॉन r और यहां पे हो जाएगा z और r की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। ई नेट डीई की वैल्यू पुट करेंगे k डी क्यू आर स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर cos थीटा दैट इज z अपॉन a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2। देखिए यहां पे कांस्टेंट क्या क्या है, k इज कांस्टेंट, z इज अ डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम दैट पॉइंट, तो ये भी कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। a इज रेडियस कांस्टेंट, z इज डिस्टेंस कांस्टेंट, तो a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहां पे भी ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा कि पावर 3/2। इंटीग्रेशन किस पे बचेगा, q पे। तो अगर छोटे से एलिमेंट की वजह से जो चार्ज है वो dq है, तो पूरे रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना हो जाएगा, वो q हो जाएगा। हमने q मान लिया है कि टोटल चार्ज q दिया गया है, तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q। तो ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जर्नल एक्सप्रेशन दैट इज k टाइम्स q z अपॉन a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका एक्सप्रेशन, जर्नल एक्सप्रेशन। अब यहां पे हम कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तो वो अप्रोक्सीमेशन देखिए क्या है। सपोज कर लीजिए कि जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये रिंग है, रिंग के सेंटर से जो उस पॉइंट की डिस्टेंस है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है z इज मच 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 लार्जर देन द रेडियस ऑफ द रिंग। तो उस केस में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह पे हम इसको निग्लेक्ट करके सिर्फ z स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बहुत छोटा है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली z स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नीचे जो z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था वहां से a स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे और यहाँ पे z स्क्वायर बचेगा एंड z स्क्वायर की पावर 3/2, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो 2 and 2 कैंसिल आउट, यहाँ z क्यूब बचेगा एंड z क्यूब विल बी कैंसिल आउट बाई z और यहाँ z स्क्वायर बचेगा। तो क्या बचेगा, k q अपॉन z स्क्वायर। तो यहां पे अगर देखा जाए तो दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको कंपेयर किया जाए, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q एट अ डिस्टेंस z, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू रिंग, देन रिंग विल बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, या रिंग विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज की तरह वो काम करेगा। केस 2 अगर अप्रोक्सीमेशन लगाएं कि अगर हम उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिंग के सेंटर पे निकालना चाहें तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर z की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, दैट इज एट सेंटर ऑफ द रिंग पे हम पहुंच जाएंगे, और सेंटर ऑफ रिंग पे पहुंचेंगे तो सेंटर ऑफ रिंग पे सिंस ई नेट का जो एक्सप्रेशन था, जर्नल एक्सप्रेशन, वहां पे न्यूमरेटर में क्या आ रहा था, z आ रहा था, तो वहां पे अगर न्यूमरेटर में z आ रहा था वहां 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Hence, at the center of the ring, the electric field is 0, और ये इसलिए होता है due to symmetry. Since ring is symmetrical, उसको बीच से काटा जा सकता है। कहीं भी ऐसा केस बनेगा जहां पे सिमेट्री होगी तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा का केस देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस चेंज हो रही है, जैसे जैसे हम सेंटर से यहां पे 0 थी, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सर्टेन डिस्टेंस तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, उसके बाद
घटने लगती है। तो हम मैक्सिमम पोजीशन निकालना चाहते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो उसके लिए हमें मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी वेरिएबल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है, अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल एंड इक्वेट टू जीरो, फ्रॉम वेयर वी गेट अ वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड z का फंक्शन है, तो हम इसको z के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें z की दो वैल्यूज मिलती हैं, एक प्लस माइनस, और वो क्या होती हैं, दैट इज a अपॉन √2, वेयर a इज अ रेडियस ऑफ रिंग। ठीक है, तो z की दो वैल्यूज मिलती हैं, प्लस माइनस a अपॉन √2। जहां पे इसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो वहां पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी हमें वहां पे मिलती है। तो मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी का जो पॉइंट है वो a अपॉन √2 है। तो a अपॉन √2 जब हम पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जर्नल एक्सप्रेशन आया था वहां पे, तब जो E मैक्स का एक्सप्रेशन आता है वो आता है 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 एंड k टाइम्स q अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, q अपॉन a स्क्वायर। ठीक, ये याद रखेंगे। तो यहां पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जैसे जैसे ग्राफ अगर देखा जाए तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब z इक्वल टू 0 था तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, और जैसे ही हम सेंटर से दूर जाते हैं z की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज z की वैल्यू जब a अपॉन √2 होती है, तो E जो है E मैक्स को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद फिर से ये रिड्यूस होने लगता है। तो जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। मेनली जो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मेनली यहां पे हम गॉस लॉ से निकालेंगे। लेकिन रिंग का मैं बताना चाहता था कि अगर हमें गॉस लॉ ना भी पता हो तब भी हम किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हम छोटे छोटे एलिमेंट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के फिर उसको इंटीग्रेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस हमारे सिलेबस में ऐसे कैलकुलेशन नहीं है, मैक्सिमम गॉस लॉ का यूज करके ही है, तो हम आगे चल के ढेर सारे क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे दो टर्म्स हैं जो हमें अच्छे से समझने पड़ेंगे, क्योंकि इसका यूज करके ही हम गॉस लॉ को समझ सकते हैं। और उसको समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें एरिया वेक्टर एंड सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर दैट मीन्स इट इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन एरिया। एरिया एलिमेंट से ये एसोसिएटेड होगा, जैसा कि इसका नाम है। तो एरिया वेक्टर एसोसिएटेड विद अ सर्टेन एलिमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। जैसे ये पेपर का प्लेन है, और एरिया जो हो सकता है वो प्लेनर भी हो सकता है, वो कर्व्ड भी हो सकता है। दोनों केस में एरिया वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब प्लेनर एरिया होता है हमारा, तो जो एरिया वेक्टर होता है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जब प्लेन एरिया होगा तो जो एरिया वेक्टर होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पे इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेनर एरिया एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। हमेशा जो प्लेनर सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड टू द सरफेस। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? तो एरिया वेक्टर ds वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ds, सपोज कर लीजिए इसका मैग्नीट्यूड ds है, एंड n कैप, वेयर n कैप डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये तो हो गई प्लेनर सरफेस के लिए। लेकिन अगर सरफेस कर्व्ड है,
अगर सरफेस कर्व्ड है तो उस केस में जो एरिया वेक्टर होगा वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे होगा। लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कर्व सरफेस है, जैसे थोड़ा सा कर्व सरफेस है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे तो उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उसकी डायरेक्शन होगी वो सरफेस के, सपोज कर लीजिए सरफेस है, कर्व्ड है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज कर लीजिए स्फेरिकल सरफेस है, ऐसे ये सेंटर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। सिंस हमें पता है सिमेट्रिकल स्फेरिकल सरफेस के लिए, अगर कोई भी सिमेट्रिकल स्फेरिकल सरफेस हो तो जो उसमें रेडियल वेक्टर होता है, जो रेडियल वेक्टर मतलब उसके स्फेयर के सेंटर से पास होने वाला लाइन, ठीक है, तो उसके सेंटर से पास होने वाला जो वेक्टर होगा और बाहर की तरफ जो होगा वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सपोज कर लीजिए ये स्फेयर है, क्योंकि अभी हमें ये यूज करना पड़ेगा स्फेयर का सरफेस के लिए, तो जैसे सेंटर है तो इससे पास होने वाला बाहर की तरफ जो भी वेक्टर निकलेगा वो इस पॉइंट पे ये होगा एरिया वेक्टर, इस पॉइंट पे ये होगा, इस पॉइंट पे ये होगा, एंड सो ऑन। ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर देखा जाए कर्व सरफेस पे, इस पे ये आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सरफेस है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एरिया वेक्टर एंड सॉलिड एंगल? सपोज कर लीजिए एक एरिया है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉलिड एंगल डी ओमेगा कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सिंस सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, सॉलिड एंगल इज कंस्ट्रक्टेड बाय एन एरिया। एरिया की वजह से जो एंगल कंस्ट्रक्ट होता है किसी पॉइंट पे उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। तो सपोज कर लीजिए एरिया एलिमेंट है डीएस और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है डीएस वेक्टर। और सपोज कर लीजिए जिस पॉइंट पे हमें यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन लिखना है एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल पे, उस पॉइंट का जिस पे हमने एरिया वेक्टर लिखा है उस पॉइंट का जो रेडियल वेक्टर है आर फ्रॉम पॉइंट वेयर वी फाइंडिंग द सॉलिड एंगल, ये अगर रेडियल वेक्टर और ये डीएस वेक्टर दोनों थीटा डिग्री एंगल बना रहे हैं, अगर ये थीटा डिग्री एंगल बना रहे हैं तो उस केस में डी ओमेगा जो होगा वो डीएस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन रेडियल वेक्टर एंड डीएस वेक्टर। रेडियल वेक्टर कौन सा रेडियल वेक्टर? रेडियल वेक्टर ऑफ द पॉइंट ओ वेयर वी आर राइटिंग सॉलिड एंगल। तो इसको अगर हम वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सिंस यहां कॉस थीटा है एंड डीएस वेक्टर एंड रेडियल वेक्टर है जिनके बीच में कॉस थीटा है, इसलिए इसका मतलब कि डीएस वेक्टर और रेडियल वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लिया गया होगा। और सिंस यहां रेडियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका मतलब रेडियल वेक्टर के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लिया गया होगा। तो डी ओमेगा वेक्टर इज डीएस वेक्टर डॉट आर कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेक्टोरियल नोटेशन हो गया। तो हमने समझ लिया इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होता है, वो एरिया वेक्टर क्या होता है एंड सॉलिड एंगल और एरिया वेक्टर में रिलेशन। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक मैंने और बताया था इंपॉर्टेंट टर्म कि जो किसी भी पॉइंट पे जो मैक्सिमम सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, 4 पाई। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है स्टे रेडियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया से नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज कर लीजिए एक छोटा सा एरिया डेल्टा एस है जिसका एरिया वेक्टर डीएस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाया गया है, और अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और हम अगर मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है,
तो अगर हम यहां पे मान लें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पे वो E है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिनोट करती है, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ denotes the electric field lines, denotes the number of electric field lines passing through unit area। तो अगर यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E पास हो रही है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन डेल्टा फाई एरिया से कितनी पास होगी? E इंटू डेल्टा फाई। एंड डेल्टा फाई एरिया से किसी एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। ये तो बात हो गई फ्लक्स निकालने की, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डीएस वेक्टर दोनों क्या है? पैरेलल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थीटा डिग्री बनाए डीएस वेक्टर के साथ, दैट मीन्स वो सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है, दैट इज डीएस वेक्टर के साथ सर्टेन एंगल पे हो, ठीक है, तब क्या होगा? तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ डीएस। तो ये क्या हो जाएगा? E cos थीटा। तब इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज डी फाई विल बी E cos थीटा इंटू डीएस, या कह सकते हैं E ds cos थीटा। और इसको अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखा जाए, सिंस cos थीटा करस्पॉन्ड्स टू डॉट प्रोडक्ट, तो डी फाई विल बी E डॉट डीएस। तो दिस इज डॉट प्रोडक्ट एंड दिस इज इन एंगल फॉर्म। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये रिलेशन तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग डीएस थीटा डिग्री बिस विद डीएस वेक्टर, एरिया वेक्टर। अगर यही हम कह दें कि ये छोटे एलिमेंट के लिए था और टोटल सरफेस S है, टोटल सरफेस एरिया, तब हम क्या करेंगे? छोटे से एलिमेंट के लिए निकाला डीएस एलिमेंट के लिए, तो डीएस एलिमेंट छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर टोटल एरिया बना है और वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में है, तो हम फ्लक्स को फाई को लिख सकते हैं इंटीग्रल E डॉट डीएस। कॉन्टिन्यूअस मैनर में एडिशन है एरिया का, इसलिए यहां पे इंटीग्रल कर दिया। तो ये तो बात हो गई किसी एक पर्टिकुलर ओपन सरफेस के लिए। लेकिन अगर हमारा सरफेस क्लोज्ड हो, बंद हो, जैसे स्फेरिकल बॉल हो, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में कुछ नहीं, जैसे यहां पे हमने ओपन सरफेस इंटीग्रेशन किया है, वैसे ही एक छोटा सा एलिमेंट अगर ले लें तो उसकी वजह से डी फाई जो होगा E डॉट डीएस होगा। तो इसी छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके टोटल क्लोज्ड सरफेस बना होगा, तो उसको हम इंटीग्रल, लेकिन यहां पे डिनोट किया जाता है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि सरफेस क्या है? कैसा? क्लोज्ड है। तो फाई ए विल बी रिप्रेजेंटेड एज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ओवर सरफेस एस E डॉट डीएस, ठीक है। तो यहां पे अगर इसकी यूनिट हम निकालना चाहें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई भी चीज अगर नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट मीन्स वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट की बात करें तो इट विल बी न्यूटन पर कूलाम्ब मीटर स्क्वायर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम्ब एंड डीएस इज मीटर स्क्वायर, इट इज एरिया, तो मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब। और सिंस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फर्स्ट लेक्चर में एक यूनिट और पढ़ी थी, दैट इज वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, तो यहां पे अगर वोल्ट पर मीटर पुट कर दिया जाए तो वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर स्क्वायर से कैंसिल होकर यहां मीटर बचेगा, तो यहां पे फ्लक्स की एक यूनिट और आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई दैट इज E डॉट डीएस ये जीरो हो सकता है बाय 3 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज कि उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अगर किसी भी कहीं भी एरिया है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो कोई फ्लक्स वहां नहीं होगा। और ये तो क्या हो, जो डीएस है वो डीएस वेक्टर वो जीरो हो जाए। डीएस वेक्टर जीरो हो सकता है कि वहां पे एरिया जो है जीरो ले लिया जाए, या जीरो हो सकता है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में 90 डिग्री हो जाए तो वहां पे cos 90 जीरो हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर डीएस वेक्टर
दोनों अगर 90 डिग्री पे हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस है वो एक दोनों के क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, फ्लक्स क्या हो जाएगा, उससे एसोसिएटेड जीरो हो जाएगा। और एक पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर कहीं भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कहीं भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है और वहां पे कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस रखा जाए, याद रखिए क्या रखा जाए, क्लोज्ड सरफेस रखा जाए, तो उससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होता है इट इज ऑलवेज जीरो। इसको याद कर लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है और वहां पे अगर क्लोज्ड सरफेस रखा जाए तो उस क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स होता है इट इज ऑलवेज जीरो। तो अभी हमने इस लेक्चर में फ्लक्स के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे एक क्वेश्चन किया रिंग का, जिससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। ऑन द एक्सेस ऑफ अ रिंग एट अ सर्टेन पोजीशन हैविंग अ डिस्टेंस z, वो हमने निकाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने एरिया वेक्टर एंड सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा, उसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझा। क्लोज्ड सरफेस है तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने यहां पे देखा, और यहां पे कब वो जीरो हो सकता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने बताया कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे अगर क्लोज सरफेस रखेंगे तो ऑलवेज उससे लिंक जो फ्लक्स होगा वो ऑलवेज जीरो होगा, कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, बस दो चीज होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए और जो सरफेस है वो हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए, किसी भी शेप का हो, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो नॉन सिमेट्रिकल हो, कैसा भी हो, उससे लिंक जो फ्लक्स होगा दैट विल बी जीरो। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ पढ़ेंगे, अभी यहीं पे बाइंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।